नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर प्रारंभिक जीवन। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ा साको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। वो अपने माँ बाप की तरह जीवित संतानों में सबसे छोटे थे। जब वो छोटे थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया और चूंकि उनके पिता अक्सर यात्रा पर ही रहते थे, इसीलिए उनका लालन पालन नौकरों चाकरों द्वारा ही किया गया। टैगोर परिवार बंगाल रेनेसा यानी के नव जागरण के अग्रस्थान पर था। वहां पर पत्रिकाओं का प्रकाशन, थिएटर, बंगाली और पश्चिम संगीत की प्रस्तुति अक्सर होती रहती थी। इस प्रकार उनके घर का माहौल किसी विद्यालय से कम नहीं था। उनके सबसे बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ एक दार्शनिक और कवि थे। उनके एक दूसरे भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। उनके एक और भाई ज्योतिन्द्रनाथ संगीतकार और नाटककार थे। उनकी बहन सरवन कुमारी देवी एक कवयित्री और उपन्यासकार थी। पारंपरिक शिक्षा पद्धति उन्हें नहीं भाती थी, इसीलिए कक्षा में बैठकर पढ़ना पसंद नहीं था। वो अक्सर अपने परिवार के सदस्यों के साथ परिवार के जागीर पर घूमा करते थे। उनके भाई हेमेंद्रनाथ उन्हें पढ़ाया करते थे। इस अध्ययन में तैराकी, कसरत, जूडो और कुश्ती भी शामिल थी। इसके अलावा उन्होंने ड्राइविंग, शरीर रचना, इतिहास, भूगोल, साहित्य, गणित, संस्कृत और अंग्रेजी भी सीखा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि औपचारिक शिक्षा उनको इतनी नापसंद थी कि कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो सिर्फ एक दिन ही गए। अपने उपनयन संस्कार के बाद रविंद्रनाथ अपने पिता के साथ कई महीनों के भारत भ्रमण पर निकल गए। हिमालय स्थित पर्यटन स्थल डलहौजी पहुंचने से पहले वो परिवार के जागीर शांति निकेतन और अमृतसर भी गए। डलहौजी में उन्होंने इतिहास, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, संस्कृत, जीवनी का अध्ययन किया और कालिदास के कविताओं की विवेचना की। इसके पश्चात रविंद्रनाथ जोड़ा साको लौट आए और सन 1877 तक अपनी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं कर डाली। उनके पिता देवेंद्रनाथ उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने रविंद्रनाथ को वर्ष 1878 में इंग्लैंड भेज दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में लॉ की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, पर कुछ समय बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और शेक्सपियर और कुछ दूसरे साहित्यकारों की रचनाओं का स्वयं अध्ययन किया। सन 1880 में वो बिना लॉ की डिग्री के बंगाल वापस लौट आए। रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह। सन 1883 रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। उस समय मृणालिनी देवी सिर्फ 10 वर्ष की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने 8 वर्ष की उम्र में ही कविता लिखने का कार्य शुरू कर दिया था और 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने भानु सिन्हा के छंद नाम के तहत कविताओं का प्रकाशन भी शुरू कर दिया था। साल 1881 में रविंद्रनाथ टैगोर के पिता ने इनका एडमिशन लंदन के कानून महाविश्वविद्यालय में करवाया, परंतु साहित्य में रुचि होने के कारण 2 वर्ष बाद ही बिना डिग्री प्राप्त किए वो वापस भारत लौट आए। उपलब्धियां। रविंद्रनाथ टैगोर एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। वो अकेले ऐसे भारतीय साहित्यकार थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई और साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले गैर यूरोपीय भी थे। वो दुनिया के अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव के नाम से भी प्रसिद्ध रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगला साहित्य और संगीत को एक नई दिशा दी। उन्होंने बंगाली साहित्य में नए तरह के पद और गद को बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया। इससे बंगाली साहित्य क्लासिकल संस्कृत के प्रभाव से मुक्त हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय सभ्यता की अच्छाइयों को पश्चिम में और वहां की अच्छाइयों को यहाँ पर लाने में प्रभावशाली भूमिका निभाई। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो मात्र 8 साल के थे तब उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी।
16 साल की उम्र में भानु सिम्हा उपनाम से उनकी कविताएं प्रकाशित भी हो गई। वो घोर राष्ट्रवादी थे और ब्रिटिश राज की बदसरना करते हुए देश की आजादी की मांग की। जलियांवाला बाग कांड के बाद उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए गए नाइटहुड का त्याग कर दिया। कैरियर। इंग्लैंड से वापस आने और अपनी शादी के बाद से लेकर सन 1901 तक का अधिकांश समय रविंद्रनाथ ने सियालदा, अब बांग्लादेश में स्थित अपने परिवार की जागीर में बिताया। वर्ष 1898 में उनके बच्चे और पत्नी भी उनके साथ यहाँ रहने लगे। उन्होंने दूर तक फैले अपने जागीर में बहुत भ्रमण किया और ग्रामीण और गरीब लोगों के जीवन को बहुत करीब से देखा। सन 1991 से लेकर 1995 तक उन्होंने ग्रामीण बंगला के पृष्ठभूमि पर आधारित कई लघु कविताएं लिखी। वर्ष 1901 में रविंद्रनाथ शांति निकेतन चले गए। वो यहाँ एक आश्रम स्थापित करना चाहते थे। यहाँ पर उन्होंने एक स्कूल, पुस्तकालय और पूजा स्थल का निर्माण किया। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगाए और एक सुंदर बगीचा भी बनाया। यहीं पर उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत भी हो गई थी। उनके पिता भी सन 1905 में चल बसे। इस समय तक उनको अपनी विरासत से मिली संपत्ति से मासिक आमदनी भी होने लगी थी। कुछ आमदनी उनके साहित्य की रॉयल्टी से भी उन्हें आने लगी थी। 14 नवंबर 1913 को रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकेडमी ने उनके कुछ कार्यों के अनुवाद और गीतांजलि के आधार पर उन्हें ये पुरस्कार देने का निर्णय लिया था। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें वर्ष 1915 में नाइटहुड प्रदान किया, जिसे रविंद्रनाथ ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद छोड़ दिया। सन 1921 में उन्होंने कृषि अर्थशास्त्री लियोनार्ड एम हर्स्ट के साथ मिलकर उन्होंने अपने आश्रम के पास ही ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर श्री निकेतन कर दिया गया। अपने जीवन के अंतिम दशक में टैगोर सामाजिक तौर पर बहुत सक्रिय रहे। इस दौरान उन्होंने लगभग 15 गद्य और पद कोश लिखे। उन्होंने इस दौरान लिखे गए साहित्य के माध्यम से मानव जीवन के कई पहलुओं को छुआ। इस दौरान उन्होंने विज्ञान से संबंधित लेख भी लिखे। यात्राएं। सन 1878 से लेकर सन 1932 तक उन्होंने 30 देशों की यात्रा की। उनकी यात्राओं का मुख्य मकसद अपनी साहित्यिक रचनाओं को उन लोगों तक पहुंचाना था जो बंगाली भाषा नहीं समझते थे। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि विलियम बटलर येट्स ने गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद का प्रस्तावन लिखा। उनकी अंतिम विदेश यात्रा सन 1932 में सिलोन, अब श्रीलंका की थी। टैगोर ने 5 महाद्वीपों पर 30 से अधिक देशों में कदम रखा। 1912 में वो अपने अनुवादित कार्यों का एक संग्रह इंग्लैंड ले आए, जहां उन्होंने मिशनरी और गांधी नायक चार्ल्स एफ एंड्रयूज, आयरिश कवि विलियम बटलर येट्स, एजरा पाउंड, रॉबर्ट ब्रिजेस, अर्नेस्ट राइस, थॉमस चर्च मूर और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। येट्स ने गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना लिखी। एंड्रयूज शांति निकेतन में टैगोर के साथ शामिल हुए। नवंबर 1912 में टैगोर ने एंड्रयूज के पादरी मित्रों के साथ बटरटन, स्टैफोर्डशायर में रहकर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का दौरा करना शुरू कर दिया। मई 1916 से अप्रैल 1917 तक उन्होंने जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में व्याख्यान दिया। उन्होंने राष्ट्रवाद की निंदा की। उनके निबंध भारत में राष्ट्रवाद का तिरस्कार और प्रशंसा की गई। साहित्य, संगीत और कला। अधिकतर लोग उनको एक कवि के रूप में ही जानते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। कविताओं के साथ साथ उन्होंने उपन्यास, लेख, लघु कहानियां, यात्रा वृत्तांत, ड्रामा और हजारों गीत भी लिखे। एक महान कवि और साहित्यकार के साथ साथ गुरु रविंद्रनाथ टैगोर एक उत्कृष्ट संगीतकार और पेंटर भी थे। उन्होंने लगभग 2230 गीत लिखे। इन गीतों को रविंद्र संगीत कहा जाता है। ये बंगाली संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगीत जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए थे भी रविंद्रनाथ संगीत का हिस्सा है। लगभग 60 साल की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने ड्राइविंग और चित्रकला में रुचि दिखाना प्रारंभ किया। उन्होंने अपनी कला में विभिन्न देशों की शैली को समाहित किया। राजनैतिक विचार। उनके राजनैतिक विचार बहुत जटिल थे।
उन्होंने यूरोप के उपनिवेशवाद की आलोचना की और भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन किया। इसके साथ साथ उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की और कहा कि हमें आम जनता के बौद्धिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार हम स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में उन्होंने कई गीत लिखे। सन 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड का त्याग कर दिया। गांधी और अंबेडकर के मध्यम अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल मुद्दे पर हुए मतभेद को सुलझाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। टैगोर ने साम्राज्यवाद का विरोध किया और भारतीय राष्ट्रवादियों का समर्थन किया और इन विचारों को पहली बार मानस्थ में प्रकट किया गया था, जिसकी रचना ज्यादातर उनके 20वां दशक में हुई थी। हिंदू जर्मन षड्यंत्र परीक्षण और बाद के लेखों के दौरान पेश किए गए साक्ष्य गद्रियों के बारे में उनकी जागरूकता की पुष्टि करते हैं और कहा है कि उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री टेराची मासाचेक और पूर्व प्रीमियम ओकुमा शिगेनोबु का समर्थन मांगा, फिर भी उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का चिराग बुझाया। उन्होंने 1925 के एक तीखे निबंध द कल्ट ऑफ द चरखा में इसकी निंदा की। अमर्त्य सेन के अनुसार टैगोर ने स्वतंत्रता आंदोलन के प्रबल राष्ट्रवादी रूपों के खिलाफ विद्रोह किया और वो भारत के स्वतंत्र होने के अधिकार पर जोर देना चाहते थे, बिना इस बात से इनकार किए हुए कि भारत विदेशों से क्या सीख सकता है। उन्होंने जनता से पीड़ितों से बचने और इसके बजाय स्वयं सहायता और शिक्षा प्राप्त करने का आग्रह किया। उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन की उपस्थिति को हमारी सामाजिक बीमारी के राजनीतिक लक्षण के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि गरीबी के चरम पर रहने वालों के लिए भी अंध क्रांति का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। इसके लिए एक स्थिर और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा बेहतर थी। अंतिम समय। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 4 साल पीड़ा और बीमारी में बिताए। वर्ष 1937 के अंत में वो अचेत हो गए और बहुत समय तक इसी अवस्था में रहे। लगभग 3 साल बाद एक बार फिर ऐसा हुआ था। इस दौरान वो जब कभी भी ठीक होते तो कविताएं लिखते। इस दौरान लिखी गई कविताएं उनके बेहतरीन कविताओं में से एक थी। लंबी बीमारी के बाद 7 अगस्त 1941 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।